Good morning, students. This is Subham Anand from CBSE Competitive School. Students, in last class we have discussed the path of Constitution. In this lecture, we are going to discuss the Constituent Assembly. So here we will study Constituent Assembly form कैसे हुई, Constituent Assembly का वर्क क्या था और Constituent Assembly किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट की. So today we will learn all this point. Okay, so let's start. Constituent Assembly. Who then were the makers of the Indian Constitution? You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the Constitution. The drafting of the document called the Constitution was done by the Assembly of Elected Representative. First point to be noted कि जो Constituent Assembly था उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग कैसे इलेक्ट हुए थे, ऑन अ बेसिस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना. उसमें जो लोग भी इलेक्ट थे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब कि उन्हें वोट किया गया था, ठीक है, वोट आउट किया गया था. तो ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया जा रहा था, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा था जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे थे. वो डॉक्यूमेंट क्या है पिछले क्लास में भी डिस्कस किए. इन सिंपल वर्ड सेट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है. तो पिछले क्लास में डिस्कस किए थे. चलो अब यहां पर आ जाओ. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946. बहुत इंपॉर्टेंट डेट. कब हुआ था? 1946, जुलाई 1946. इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946. देन अगेन इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946. ये सब इंपॉर्टेंट है यार. कभी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे ना, ओलंपियाड वगैरह, एनटीएससी जो होता वो सब में ये सब पूछ लेता, समझे. जुलाई 1946. इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड in December 1946. Soon after the country was divided into India and Pakistan. और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ तब तक माउंटबेटन डिवाइड कर चुके थे, प्लान बन चुका था, माउंटबेटन प्लान आ चुका था, है ना. अब माउंटबेटन क्या होता है छोड़ो, यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, उसका डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ठीक है. तो ये कंट्री डिवाइड हो गया. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी टू डिवाइड हो गया, एक इंडिया के लिए, एक पाकिस्तान के लिए. दोनों अपना अपना नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स, ठीक है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, बात को समझो. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रहा था, उसमें टोटल कितने मेंबर थे? हैड 299 मेंबर्स. The Assembly adopted the Constitution on 26th November 1949. बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किए? 26 नवंबर 1949. बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. अभी हर एक स्टूडेंट का दिमाग पे छप जाना चाहिए ये वाला लाइन जो है, ठीक है, यहां से, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, ठीक है. कुछ पार्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो इम्प्लीमेंट हो गया था और पूरे तरह से पूरा डॉक्यूमेंट 26 जनवरी 1950 को पूरी इम्प्लीमेंट हो गया था. तो कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब रेडी हो गया? 26 नवंबर 1949. और कब ये पूरा भारत में लागू हो गया पूरी तरह से, है ना? 26 जनवरी 1950. दिस टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज ए रिपब्लिक डे एवरी ईयर. इसलिए इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को हमेशा रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड अगो. तो क्वेश्चन है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे क्यों कंसिडर करें? We have already noted one reason above. The Constitution does not reflect the views of its member alone. बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब फिलोसॉफिकल वर्ड है, ये सब अच्छा से दिमाग में समझाओ, मतलब सेट कर लो, ठीक है. अच्छा से समझो, दिमाग में सेट कर लो, काम आएगा.
द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी लिखा गया वो किसी एक मेंबर का व्यू नहीं है, ठीक है। इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, ठीक है, उस समय का सबसे बड़ा कंसेंसस है। कंसेंसस मतलब कि जब कुछ लोग एक आइडिया पर अग्री होते हैं। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड had to rewrite their constitution afresh because the basic rule were not acceptable to all major social groups, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो और भी कंट्री में लिखे गए, ठीक है, लेकिन इंडिया का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है और सबसे ज्यादा बड़ा है। तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहने का क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो लिखा गया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते वक्त ये ध्यान में रखा गया कि हर एक क्लास का डिजायर एस्पिरेशन फुलफिल हो, ठीक है। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ है हमारे संविधान में, ठीक है। उसी समय और भी बहुत सारे कंट्रीज जो थे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए वर्ल्ड में, उन लोगों को फिर से डिफाइन करना पड़ा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन afresh because the basic rule were not acceptable to all major social group और political parties, है ना। क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग को, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल थे, उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा था। मतलब पसंद नहीं आ रहा था मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जा रहा था, कभी राइट्स के लिए तो कभी कुछ के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ खामियां रह जा रहा था, ठीक है। चलो, In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. Other countries में क्या है कि बस it is like only piece of paper, एक दस्तावेज है। No one actually follows it. No one actually follows it. The experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। इस लाइन को समझो, बहुत बड़ा लाइन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सक्सेसफुल क्यों है, ठीक है, क्यों इसका आलोचना कम है और ऐसा सिचुएशन क्यों हमारे पास, ठीक है। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन, कुछ लोग, अब मान लो 100 लोग हैं, 100 पीपल्स हैं, तो नॉट ऑल 100 पीपल्स बट ओनली द 20 पीपल्स एंड 15 people raises their questions related from constitution, or they think there is the gap in constitution, we should follow or not follow it. They are in dilemma, वो लोग dilemma में, but majority of people follow our constitution. They all believe that our constitution has given all rights and freedoms to the people, ठीक है। बहुत लोगों का मानना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट्स, फ्रीडम सारे पीपल का इंश्योर करता है, ठीक है, समझे। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसा फीलिंग हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं है। अनयूजुअल अचीवमेंट है मतलब कि ये जो फीलिंग है, अचीवमेंट है, हर एक कंट्री वाले को अपना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं मिला, जो इंडिया में ट्रस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन पे, समझे। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में से माना जाता है। The second reason for accepting the constitution is that the constituent assembly represented people of India. और ऐसा सक्सेस होने का पीछे दूसरा रीजन क्या है कि second reason for accepting constitution is that the constituent assembly represented the people of India. कि जो constituent assembly बना ना, वो खुद डेमोक्रेटिक बॉडी था, ठीक है। और सब जगह क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक बॉडी नहीं था, जैसे वो वाला ले लो, अफ्रीका वाला, वहां सारे लोग बात किए लेकिन डेमोक्रेटिकली डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किए, कुछ लोग मिलकर, यही बोलेंगे ना। तो जो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पर कुछ नहीं, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। बट हमारे कंट्री में क्या हुआ अपने देश के संदर्भ में कि जो ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन which were drafting the constitution of own country, अपने देश का जो संविधान ड्राफ्ट कर रहे थे, that organization was self democratic, वो खुद डेमोक्रेटिक था, वहां पर खुद लोग चुन कर भेजे गए थे, ठीक है। तो इट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा, तो उसमें भी
उसमें भी तो एस्पिरेशन ही रिफ्लेक्ट करेगा ना पीपल का। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट होकर आए हैं उनका माइंड में तो ये सेट है कि वाई दे हैव इलेक्टेड मी, व्हाट इज द ग्रास रूट प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, कि ग्रास रूट प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी का क्या है, विच इशू वी हैव टू पिक अप, विच इशू वी हैव टू एड्रेस, कौन सा इशू को एड्रेस करना, सॉल्व करना, क्या इशू है, दे ऑल नो इट वेरी वेल। तो उसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन भी वो लोग प्रिपेयर किए, फ्रीडम के साथ, लिबर्टी के साथ, राइट ऑफ एक्सप्रेशन के साथ, अनटचेबिलिटी को हटाएं, ठीक है। ये सब बहुत सारा सोशल रिफॉर्म खुद ब खुद कॉन्स्टिट्यूशन में वो लोग कर डाले, ठीक है, कि जिससे आज हमारा सोसाइटी एक हेल्दी सोसाइटी के लेजिटिमेसी पे ग्रूम करे, आगे बढ़े। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज at that time. There was no adult franchise at that time, so the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India, है ना। वहां पर जो लोग थे पहले एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, तो डायरेक्टली पीपल इलेक्ट नहीं किए, इलेक्ट हुए लेकिन डायरेक्टली पीपल इलेक्ट नहीं किए। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mention above. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट कौन किए जब डायरेक्ट पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं था? तो ये देखो, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, पीएल, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इलेक्ट हुआ, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो सिटीजन हैं वो लोग इलेक्ट करके भेजे और फिर ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्ट किए। तो ये जो पीपल है इनका एस्पिरेशन ये लोग जान रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो माइंडसेट है वो पता है कि पीपल का नीड क्या है, तो उस हिसाब से वो वैसा इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किए कि भाई ये लोग अच्छा काम कर सकते करेंगे, ठीक है, एक बढ़िया सोशल रिफॉर्म का भी काम करेंगे, एक बढ़िया लेजिटिमेसी वर्क भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो ऐसे लोग यहाँ पर चुनकर आए, ठीक है। अरे सेम उसी तरह जैसे अभी प्रेजेंटली क्या होता है, प्रेजेंटली अभी ये सिस्टम कहाँ चलता है, प्रेजेंटली चलता है ना राज्यसभा का इलेक्शन में, राज्यसभा का इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वोट करती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यसभा के लिए वोट करती है ना, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लीडर्स रहते हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लीडर्स रहते हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है? वी इलेक्ट, हम लोग इलेक्ट करते हैं, है ना, और उसके बाद वो लोग राज्यसभा के लिए इलेक्ट करते हैं। बस यही प्रोसेस था कि उस समय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए पीपल को इलेक्ट किए। सो इनडायरेक्टली इट वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, डेट इज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है, समझ गए किस तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पीपल इलेक्ट होते थे। These ensured a fair geographical share of members from all the region of the country. इस तरह से क्या हुआ कि हर एक जगह से इक्वली रिप्रेजेंटेशन सबको मिला, हर एक जगह से इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिला, है ना, from the all region of the country. The assembly was dominated by Indian National Congress. असेंबली में सबसे ज्यादा पीपल किस पार्टी से थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस. The party that led India's freedom struggle. But the Congress itself included a variety of political groups and opinions. लेकिन sorry. But the Congress itself included a variety of political groups and opinion. बट जो कांग्रेस पार्टी था उसमें खुद बहुत सारे ओपिनियन थे, बहुत सारे ग्रुप्स थे छोटे छोटे. द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस. असेंबली में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि कांग्रेस के बात से सहमत. अरे देखो बात सीधी सी, अगर एक कोई इशू है, ठीक है, तो अगर कोई इसका सपोर्ट कर रहा है तो कोई इसका क्रिटिसाइज भी तो करेगा. बात समझ रहे हो ना. एक कोई बात है, कोई उसका समर्थन कर रहा है तो कोई उसका आलोचना भी तो करेगा. समर्थन कर रहा, सपोर्ट कर रहा कोई तो आलोचना क्रिटिसाइज भी कर रहा.
तो यही सिंपल प्रोसेस उस टाइम भी चल रहा था, ठीक है। पॉलिटिकल ग्रुप था तो ऑफ कोर्स कोई अगर अपना आइडिया रख रहा है तो उसमें उस आइडिया में अगर किन्हीं को कोई बात पसंद नहीं आ रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वो क्रिटिसाइज कर रहे कि नहीं इस तरह करने से ऐसा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए इसको सुधारा जाए या ऐसा वैसा डिस्कशन चल रहा था। सीधी सी बात है। अरे बहुत आसान है, डे टू डे लाइफ से मिलता जुलता है, एकदम चिल होके पढ़ो, कोई टेंशन नहीं लेना, बिंदास एकदम, समझे ना। सिंपल सा बात समझो कि जब क्रिटिसाइज कर रहा, अब एक इशू है तो उस पर क्रिटिसाइज होगा ही। कोई पॉजिटिव बोला, किसी को उसका कुछ नेगेटिव दिख रहा, तो अब जो दो ओपिनियन आएगा तभी ना एक बढ़िया ओपिनियन, एक डिसीजन बनता है। डेमोक्रेसी को क्यों इतना सक्सेसफुल माना गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात ही बहुत ज्यादा होता है, चर्चा ही बहुत ज्यादा होता है, इतना चर्चा होता है कि इशू फिल्टर हो जाता है। ठीक है, चलो रिटर्न आते हैं बुक पे। तो इस जगह पे द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विथ द कांग्रेस इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, इन सोशल टर्म टू सोसाइटी के लेवल पे भी वहां पर बहुत वेरिड लोग थे, अलग अलग टाइप के लोग थे। अब अलग अलग टाइप का लोग, ऐसा नहीं कि लोग का जो फिजिकल अपीयरेंस था वो अलग था, ठीक है। यहां पर अलग अलग का बात किस बेसिस पे हो रहा है? डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लास, अच्छा क्लास के बारे पूछेंगे आज, होमवर्क देंगे क्लास के बारे। कास्ट, क्लास, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस, ठीक है, ये सब के बेसिस पे, ठीक है। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड, ठीक है, इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। ये माना जा रहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्ट होता, एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू मतलब डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होता, तो भी उसमें ये कंपोजिशन में बहुत कम ही इस तरह का डिफरेंसेस रहता, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सैंक्शन किया कॉन्स्टिट्यूशन को। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर, है ना। तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस बेसिस पे वर्क किया? वर्क इन सिस्टमेटिक, एक सिस्टम से किया। ओपन, जहां हर एक कोई का आइडिया का रिस्पेक्ट था। एंड कंसेंसुअल मैनर मतलब कि कंसेंसस पे डिसीजन होता था। जैसे इशू कोई पास करना, तो अब इशू पे वोट होता था, कितने लोग यस हैं एंड कितने लोग नो हैं। तो अगर ज्यादा यस में रहा तो पास, अगर ज्यादा नो में रहा तो नहीं पास, ठीक है, इस तरह से। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? यहां तक जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, क्या पढ़े? बात की तरह तो सिर्फ चर्चा करते जा रहे हैं नॉर्मली, तो पढ़े क्या अभी तक हम लोग? यहां तक के लिए हम सम अप कर रहे हैं, ठीक है। पढ़े क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पीपल इलेक्ट कैसे हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पीपल इलेक्ट जो हुए वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इलेक्ट हुए, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कब हुआ? 1946 में हुआ, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ अपने देश में, ये पढ़ें। और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव कैसे थे, है ना, वो पढ़ें। तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यही हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। देखो पॉलिटिकल बुक जब पढ़ते हो ना, सिविक्स जब पढ़ते हो ना, तो उसमें होता क्या, जब पढ़ोगे ना तो टेक्स्ट लगेगा कि अरे यार सब चीज तो आसान है, एकदम सिंपल सा डे टू डे लाइफ का बात बोल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वही खड़ा कर देता है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट केयरलेस हो जाता है, अरे यार बहुत इजी चीज है, डे टू डे लाइफ का लिख रहा, क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है कुछ पता ही नहीं चल रहा। बट द फैक्ट इज दैट द इशू ऑफ डेली लाइफ इज इम्पोर्टेंट, है ना। जो इशू है डेली लाइफ से रिलेटेड, यहाँ देख रहे हो तुम कि इलेक्शन हुआ, इलेक्ट हुए, पॉजिटिव नेगेटिव ओपिनियन आया, डिबेट हुआ, तो यही सब इम्पोर्टेंट है। इस चीज को जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तब पता चलेगा कि लिखना क्या है, समझे। तो इसलिए ध्यान से सुनो, घर पे बुक पढ़ना, फिर से पढ़ना, समझ के पढ़ना, और जो तुम्हारा माइंड है ना, दिमाग अपना जो थॉट प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करना,
फिर देखना अच्छा ग्रिप हो जाएगा इस पे, समझे। तो अब यहाँ फर्स्ट से पढ़ते हैं। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, देन ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमिटी का हेड कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। तो ये ड्राफ्ट जो बात हो रहा ना, ड्राफ्ट, तो ड्राफ्टिंग का मतलब क्या था? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना बच्चा, मेरे छोटे दोस्त लोग, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था मेरे दोस्तों, वो बहुत सारा काम कर रहा था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन दस्तावेज बनाने का काम कर रहा था, फिर देश का झंडा कैसा हो, संविधान और अपना देश से रिलेटेड नेशनल आइडेंटिटी, हेरिटेज के बारे, ये सब बहुत सारा रिसर्च चल रहा था, ठीक है। तो हम लोग जो जानते हैं वो सिर्फ यही जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था, तो इसलिए ज्यादा फोकस ये करते। काम तो वो और भी कर रहा था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपरेशन हो रहा था तो उसमें एक कमेटी बनाया गया जिसे बोला गया ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्ट मतलब क्या? किसी चीज को रेडी करना, उसका ब्लूप्रिंट रेडी करना, है ना। तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया अपने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, है ना, भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, सेवरल राउंड्स, इस जगह से सेवरल राउंड्स ऑफ द थोरो डिस्कशन हुआ, मतलब पूरी अच्छा से, है ना। थोरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा से डिस्कशन हुआ, थोरो डिस्कशन, क्लाउज बाय क्लाउज, मीन्स एक एक पॉइंट को, एक एक इशू को उठा के, है ना। थोरो डिस्कशन ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लाउज बाय क्लाउज। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर्ड। सोच लो 2000 से भी ज्यादा अमेंडमेंट उसमें किया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट हो रहा था वो ड्राफ्टिंग पेपर पे, ठीक है। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years, ठीक है। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years, ठीक है। Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. जितना डॉक्यूमेंट वहां पेश किया गया, जिसका जिसका आधार माना गया कि भाई ऐसा हम लोग इस बेसिस पे कर रहे हैं, द बेसमेंट ऑफ एवरी डिसीजन वाज रिकॉर्डेड विथ देयर ओरल रिकॉर्डिंग, है ना, वॉइस रिकॉर्डिंग। Every document presented and every word spoken in Constituent Assembly has been recorded and preserved, है ना। उसे रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड करके रखा गया, ठीक है। फिर यहां पर आते रिटर्न, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट बोलते हैं, ठीक है। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम। जब इसको सारा प्रिंट किया गया तो ये 12 बल्कि वॉल्यूम बन गया, सोच लो। दीज डिबेट्स प्रोवाइडेड अ रेशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो तुम्हारा डिबेट पेपर है ना, ये हर एक चीज का लॉजिक प्रोवाइड करता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पीछे कि ऐसा क्यों किया है, ठीक है। उसका हर एक चीज का लॉजिक उस पेपर में। दीज आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो तुम्हारा रिकॉर्डिंग, दस्तावेज, ये सब रखा गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एंड द ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो सब किस चीज का काम आता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट करना हो, है ना, इंटरप्रेट करना हो, ठीक है, इंटरप्रेट करना हो तब काम आता। सोच लो जो जज लोग होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो लोग को कितना डॉक्यूमेंट्स पढ़ना पड़ता होगा कभी कभी जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मामला आ जाता होगा। क्यों? क्योंकि अगर वहां लॉजिक पूछ लिया गया कि ऐसा क्यों हमारे संविधान में, तो उसका एक अच्छा लॉजिक कहां से आता है, उसका इंटरप्रिटेशन कहां से आता है? जो पहले का डॉक्यूमेंट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रखा गया है ना। दीज आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझे। फिर इस तरह ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम लोग सीख गए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म, वाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टमेंट डेट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टमेंट डेट, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, ठीक है, फिर ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें किसको क्या था, ठीक है, ये सब चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हम लोग सीख गए, ठीक है। अब आते हैं गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गाइडिंग वैल्यू मतलब कि ये सब जो है ना, ये सब पढ़ने से पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या, वैल्यू मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्या, ये चाहता क्या है ना, हम लोगों से डिमांड क्या करता कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग को कुछ देता है तो ये कुछ उम्मीद भी रखता है कि मेरा फॉलो करने वाला, मेरा फॉलोअर्स लोग मेरे लिए कुछ करेगा, तो कुछ करेगा, वो होता है ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। हम लोगों का पास अगर राइट है तो उसके साथ साथ में ड्यूटी भी है अपने देश के लिए कुछ, ठीक है, अपने सोसाइटी के लिए कुछ। अगर राइट है तो अपने देश में ड्यूटीज भी हैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए। तो वी हैव टू परफॉर्म बोथ, अपना राइट के साथ साथ ड्यूटी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से रन करता है, समझे। तो चलो इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक रोजाना करते हैं, तो आज वो टॉपिक कंप्लीट, अब ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़ाए हैं सिविक्स में, प्लीज गो थ्रू इट, थोरोली रिवाइज इट, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद नोट्स में चेक करूंगा, और उसके बाद स्कूल जब भी रीओपन होगा तो उसके बाद हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि वी हैव लॉस्ट आवर टाइम, हम लोग अपना टाइम गवा चुके हैं, ठीक है। ये कोरोना भाई साहब का दया एहसान के अंतर्गत, ठीक है। तो ये है, और आज का होमवर्क क्या होगा, मात्र एक वर्ड, जो क्लास सिस्टम, डिफाइन क्लास सिस्टम, ठीक है। आपको लिखना है डिफाइन क्लास सिस्टम। और आजकल बहुत कम आ रहा है शाम में आंसर मेरे पास, पहले बहुत आ रहा था, मात्र कल एक ही रिप्लाई आया मेरे पास, 1-2 रिप्लाई। सबको क्या हो गया, सब लिखो, ठीक है, और रिप्लाई दो, मेरे को आंसर दो, आंसर चाहिए मुझे। तुम लोग क्या सीख रहे हो उससे मुझे पता चलेगा, समझे ना। तो उस तरह से मैं अपने आप को भी जज कर पाऊंगा कि तुम्हें और कितना नॉलेज मुझे देना है, समझ रहे हो ना। ये मैं अपने लिए करता हूं कि मुझे पता चले कि तुम्हारा लेवल और कितना बढ़ाना है, तुम में क्या कमी है क्या नहीं है। और जब तुम मेरे से डिस्कस नहीं करोगे तुम लोग सब कोई, तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि तुम लोगों में क्या क्या कमी है, कहाँ पर रूम है, किसमें क्या डेवलपमेंट की जरूरत है, क्या इन्हांसमेंट की जरूरत है, ठीक है। भगवान तो हूं मैं नहीं कि बैठे बैठे पता चलेगा, जब आंसर भेजोगे तभी ना मुझे पता चलेगा कि इसका लिखने में क्या कमी है, या क्या सोच रहा है या सोच रही है, तब ना मुझे पता चलेगा ये सब। तो काइंडली साथ में मिलकर काम करो कि अच्छा कुछ रिजल्ट हो, ठीक है। चलो, थैंक यू।